आज के पाठ का विषय है निराला जागरण के कवि। इस पाठ के अध्ययन के बाद आप निराला का काव्य किस तरह जागरण का संदेश देता है ये जान सकेंगे। निराला के व्यक्तित्व के गठन और उनके प्रेरणा स्रोतों से अवगत हो सकेंगे। निराला के काव्य में साम्राज्यवाद और सामंतवाद विरोधी स्वर को पहचान सकेंगे। भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति निराला के लगाव का अनुभव कर पाएंगे। साथ साथ रूढ़ियों से मुक्त होने की उनकी प्रबल आकांक्षा से भी परिचित हो सकेंगे। निराला, जिन्हें हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से जानते हैं, वे वास्तव में जागरण के कवि हैं। उनका काव्य उस राष्ट्रीय जागरण को अभिव्यक्त करता है जो एक ओर साम्राज्यवाद का विरोध करता है तो दूसरी ओर सामंतवाद का। जहां भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति उनमें गहरा गौरवबोध है, वहीं दूसरी ओर उनमें ही अपनी रूढ़ियों से मुक्त होने की प्रबल आकांक्षा भी दिखाई पड़ती है। वे जाति प्रथा का तीव्र विरोध करते हैं और दलितोद्धार के लिए ईमानदार कोशिश भी करते हैं। साथ ही नारी को बराबरी का दर्जा दिलाने की वकालत भी करते हैं। ये जागरण हर तरह से बंधन से मुक्ति का आह्वान है। निराला का काव्य उसी आह्वान का काव्य है। निराला यूं तो बैसवाड़े के थे। उनका जन्म और पालन पोषण बंगाल में हुआ। इन दोनों जगहों के परिवेश ने उनकी मानसिक बनावट को एक अलग रूप प्रदान किया। बंगाल की भद्रता और बैसवाड़े का अक्खड़ स्वाभिमान उनके व्यक्तित्व और रचनाशीलता दोनों को प्रभावित करते रहे। नवजागरण का उदय भी बंगाल में ही हुआ था। नवजागरण ने सर्वाधिक बल भारतीय अस्मिता की खोज और उसकी पुनः प्रतिस्थापना पर दिया। भारत के इतिहास और संस्कृति की व्याख्या के द्वारा अंग्रेजों ने एक तरफ दुनिया के सामने भारत की एक तस्वीर पेश की तो दूसरी ओर भारतीयों को हीन भावना से ग्रस्त भी बनाया। नवजागरण के मनीषियों ने अतीत की पुनर्व्याख्या के द्वारा न केवल अंग्रेजों के झूठ का प्रतिकार किया बल्कि भारतीयों में अपने अतीत के प्रति एक गौरव का बोध भी पैदा किया। निराला की रचनाओं में राष्ट्रीय जागरण का स्वर आरंभ से ही दिखने लगता है। देश की गुलामी और उससे मुक्ति उनकी मूल चिंता है। उनकी राष्ट्रीय चेतना का प्रमाण इसी से मिलता है कि उनकी प्रथम प्रकाशित कविता एक देशभक्त गीत है, जन्मभूमि, जिसमें उन्होंने पूरी विह्वलता के साथ कहा है, वंदू मैं अमल कमल चिर सेवित चरण युगल, मुकुट शुभ्र हिमागार हृदय बीच विमल हार, पंच सिंधु ब्रह्मपुत्र रवि तनया गंगा, विंध्य विपिन राजे धन घेर युगल जंघा, बधिर विश्व चकित भीत सुन भैरव वाणी, जन्मभूमि मेरी है जगन महारानी। निराला के लिए भारत भौगोलिक सीमा मात्र नहीं है बल्कि एक सांस्कृतिक इकाई है। ऐसी अतुल्य सांस्कृतिक इकाई जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अडिग और अमिट है। भारत जय विजय करे शीर्षक में वे लिखते हैं, प्राण प्रणव ओंकार। ये कहने के पीछे उनका उद्देश्य भौगोलिक रेखांकन से आगे जाकर भारत का एक सांस्कृतिक खाता मूर्तिमान करना है। भारती जय विजय करे कनक शस्य कमल धरे, मुकुट शुभ्र हिम तुषार प्राण प्रणव ओंकार, ध्वनित दिशाएं उदार शतमुख शतरव मुखरे, भारती जय विजय करे। निराला का परिवार परंपरागत परिवार था। साथ ही बंगाल के महान सांस्कृतिक परिवेश से निराला का गहरा संपर्क रहा। वहीं थे रविन्द्रनाथ ठाकुर, जिनके नेतृत्व में बंगाल का सांस्कृतिक जागरण हुआ और दूसरा स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन स्थापित किया गया। रविंद्रनाथ बंगाल के सांस्कृतिक जागरण के अग्रदूत थे, जिनके प्रभाव से दूसरे प्रांत भी अछूते नहीं रहे। वहीं स्वामी विवेकानंद के नव वेदांत में वैराग्य मात्र न था बल्कि राजनीतिक गुलामी और सामाजिक रूढ़ियों से टकराने का हौसला भी था। वहाँ सार्वजनिक जीवन में नर सेवा को नारायण सेवा का महत्व दिया गया। शंकराचार्य का निवृत्तिमूलक, पारमार्थिक और शुष्क अद्वैत
विवेकानंद के हाथों प्रवृत्तिमूलक, सांसारिक और सरस बन जाता है। यह मनुष्य ही जगत की सर्वोच्च सीमा है। स्वामी विवेकानंद के नववेदांत में शंकराचार्य के अद्वैत और बुद्ध की करुणा के साथ पश्चिमी दुनिया के आदर्श समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व घुल मिल गए हैं। इसीलिए निराला ने उसे राजनीतिक दास्ता, सामाजिक रूढ़ियों और भौतिक चुनौतियों से टकराने के लिए एक कारगर और व्यावहारिक दर्शन के रूप में स्वीकार किया। निराला के बद्धमूल संस्कारों और विवेकानंद के नव वेदांत का द्वैत अधिवास कविता में देखा जा सकता है। इसमें वे स्वयं प्रश्नकर्ता भी हैं और समाधानकर्ता भी। कहाँ मेरा अधिवास, कहाँ क्या कहा, रुकती है गति जहाँ। भला इस गति का शेष संभव है क्या, करुण स्वर का जब तक मुझ में रहता है आवेश। मेरा अर्थात जीव का अधिवास अर्थात स्थायी निवास यानी मुक्ति कहाँ है। मुक्ति वहाँ है जहाँ सारी गति बंद हो। इस संसार में हूँ तब तक करुणा का भाव हमेशा रहेगा। अपने दीनहीन भाइयों के आंसुओं से उदासीन रहकर मुक्ति की कामना कैसे की जा सकती है। वे अंततः इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, छूटता है यद्यपि अधिवास, किंतु फिर भी न मुझे कुछ त्रास। भिक्षुक, दीन, जीवन चिरकालिक क्रंदन, विधवा, तोड़ती पत्थर आदि कविताओं में इसी करुणा का विस्तार मिलता है, जो आगे चलकर क्रांतिकारी सहानुभूति में बदल जाता है। भारत को गुलाम बनाने के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीयों के आत्मगौरव को कुचलने की हर संभव कोशिश की। हमें बर्बर और असभ्य कहा, हमारी सांस्कृतिक परंपरा को तुच्छ ठहराया, हमें अकर्मण्य और परलोक की चिंता करने वाला बताया गया। भारतीय इतिहास को विकृत करने की प्रत्येक कोशिश अंग्रेज़ों द्वारा की गई। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने भारतीय इतिहास की दबी छिपी अनेक सामग्रियों को खोजकर प्रकाश में भी रखा। सर विलियम जोन्स, कीथ आदि ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। इससे भारतीयों को अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा का भी बोध हुआ। अतीत के पुनरुत्थान ने संपूर्ण देश में एक जातीय अथवा राष्ट्रीय भावना का सूत्रपात किया। ये पुनरुत्थान परक जातीय भावना छायावाद में भी प्रतिध्वनित हुई है। अपनी परंपरा के प्रति गौरवबोध निराला में बहुत अधिक था। उनका यह बोध छत्रपति शिवाजी का पत्र, जागो फिर एक बार, खंडहर के प्रति, दिल्ली, राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी कविताओं में देखा जा सकता है। खंडहर के प्रति शीर्षक कविता में भारत के प्राचीन गौरव का खंडहर, जो कि जैमिनी, पतंजलि, व्यास जैसे ऋषियों और रामकृष्ण, भीम, अर्जुन, भीष्म जैसे नरदेवों का जनक है, उसे संबोधित करते हुए कहता है, तुमने मुख फेर लिया, सुख की तृष्णा से अपनाया है गरल, तो बसे नव छाया में नव स्वप्न ले जगे, भूले वे मुक्त प्राण, सामगान सुधापान। निराला ने जागो फिर एक बार कविता की दूसरी जो उसका हिस्सा है, दूसरी किश्त है, उसमें भी सांस्कृतिक परंपरा की दुहाई देकर आत्मगौरव और वीरता का भाव जगाया है। सिखों के शौर्य और गीता की वाणी को स्मरण करते हुए वे कहते हैं, शेरों की मांद में आया है आज स्यार, जागो फिर एक बार। निराला भारतीयों को शेर कहते हैं और भारत को शेरों की मांद। यहाँ निराला सिखों के युद्ध को स्वाधीनता संघर्ष में बदल देते हैं। तुलसीदास कविता में देश के सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण का सवाल हिंदी के शीर्षस्थ कवि के माध्यम से उठाया गया है। रचना का तात्कालिक परिवेश भले ही मुगल काल हो, मगर अपनी अर्थवत्ता में वो अंग्रेजों की दास्ता का समय है। और तुलसीदास ही नहीं है, वे निराला भी है। निराला कहते हैं कि देश और काल के शर से विद्ध होकर अपरिमित सौंदर्यशाली कवि जाग उठा है और इसके स्वर में स्वयं सरस्वती बोल उठी हैं। देश काल के शर से बिंध कर यह जागा कवि, अशेष छविधर, इसका स्वर भर भारती मुखर होएंगी।
कविता के अंतिम अंश में रत्नावली की भर्त्सना से तुलसीदास के मस्तिष्क पर बिजली सी चमक जाती है। रत्नावली में उन्होंने सरस्वती की जिस मूर्ति का दर्शन किया था, उसकी व्याप्ति संपूर्ण सृष्टि में थी। वह मूर्ति संकुचित होती हुई क्रमशः लक्ष्मी की मूर्ति में बदलती है। इस कविता की अंतिम पंक्ति देखिए, प्राची दिगंत उर में पुष्कल रवि रेखा। इसके माध्यम से निराला कहते हैं कि भारत का सांस्कृतिक अंधकार मिट गया है। अब पूर्व दिशा में भारतीय संस्कृति का अरुणोदय हो रहा है। अंततः यह कविता सांस्कृतिक दास्ता से मुक्ति और भारतीय संस्कृति की विजय की कविता बन जाती है। अतीत का गान गाने के बावजूद निराला नवजीवन के कवि भी हैं। वरदे वीणा वादिनी वरदे शीर्षक गीत में वे वीणा वादिनी सरस्वती से नवीनता का वर मांगते हैं और साथ ही प्रिय स्वतंत्र का अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, यह प्रार्थना भी करते हैं। समाज के मस्तिष्कों को हर तरह की रूढ़ि के बंधनों से मुक्त कर देने की चाह रखने वाले निराला के दृष्टि में स्वाधीनता का अर्थ है हर तरह की पराधीनता से मुक्ति, हर तरह की रूढ़ियों के बंधन से मुक्ति, चाहे वो समाज की हो, धर्म की हो या फिर साहित्य की ही क्यों न हो। निराला के संपूर्ण साहित्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि अपने सक्रिय राजनीतिक जीवन में जो कार्य स्वाधीनता संग्राम के महान सेनानियों ने संपन्न किया, अपने सामाजिक और धार्मिक जीवन में जो कार्य समाज और धर्म सुधारकों ने किया, वही कार्य निराला अपने साहित्य के माध्यम से कर रहे थे। उनका पूरा का पूरा व्यक्तित्व क्रांतिकारी था और उनकी क्रांति का लक्ष्य था ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति, जाति, वर्ण, धर्म आदि की सीमाएं तोड़कर मानव समानता के आधार पर रचा हुआ समाज। निराला महाराज शिवाजी का पत्र शीर्षक कविता में औरंगजेब के खिलाफ शिवाजी के युद्ध को बहुत ही गंभीरता से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ भारतीय जनता के संघर्ष का रूप दे देते हैं। जितने विचार आज मारते तरंगे हैं, साम्राज्यवादियों की भोग वासनाओं में नष्ट होंगे चिरकाल के लिए। आएगी भाल पर भारत की गई ज्योति, हिंदुस्तान मुक्त होगा घोर अपमान से, दास्ता के पाश कट जाएंगे। अंग्रेजी राज के पूंजीपतियों से गठजोड़ के कारण किस तरह भारत तार तार हो गया, लक्ष्मी हर ली गई, लहलहाती हुई धरती रेगिस्तान बन गई, यह सब निराला ने नए पत्ते में संकलित कविता थोड़ों के पेटे में बहुतों को आना पड़ा में दिखाया है। अंग्रेजी राज और उस युग का परिणाम ये हुआ कि धूहों और गुफाओं और पत्थरों के घरों से आजकल के शहरों तक दुनिया ने चोली बदली। बिजली और तार और भाप और वायुयान उसके वाहन हुए, जान खींची खानों से, कल और कारखानों से। रामराज के पहले के दिन आए, वणिज के राज ने लक्ष्मी को हर लिया, टापू में ले चलकर रखा और कैद किया, एक का डंका बजा, बहुतों की आंख झपी, लहलही धरती पर रेगिस्तान जैसा तपा, जोत में जल छिपा, धोखा छिपा, छल छिपा, बदले दिमाग बढ़े, गोल बांधे, घेरे डाले, अपना मतलब गांठा, फिर आंखें फेर लीं, जाल भी ऐसा चला कि थोड़ों के पेटे में बहुतों को आना पड़ा। धन निष्क्रमण की इस प्रक्रिया की समझ निराला को आर्थिक राष्ट्रवाद के पुरोधाओं के समकक्ष खड़ा कर देती है। पूंजीपति वर्ग की पक्षधरता भी छिपी नहीं थी। इसीलिए निराला उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं, भेद कुल खुल जाए वह सूरत हमारे दिल में है, देश को मिल जाए जो पूंजी तुम्हारी मिल में है। निराला राजनीति के लिए सामाजिक योग्यता आवश्यक मानते थे। इस योग्यता से उनका मतलब था जातीय समीकरण, रूढ़ियों से विद्रोह तथा हिंदू मुस्लिम एकता आदि। सामाजिक दुर्बलता को दूर करने के लिए निराला ने समाज में प्रचलित बुराइयों, अंधविश्वासों और रूढ़ियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। जाति प्रथा को दूर करने के लिए उन्होंने
प्रेयसी कविता और श्यामा कहानी में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। ब्राह्मण समाज की कुरीतियों से अपने को दूर रखने के कारण वे ब्राह्मण समाज में जो अछूत हो गए थे। निराला वास्तव में एक सांस्कृतिक योद्धा थे। वे केवल स्वाधीन देश के लिए ही नहीं, स्वाधीन समाज और स्वाधीन संस्कृति के लिए भी लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने हमें केवल राजनीतिक रूप से ही गुलाम नहीं बनाया था, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी दास बना रखा था। पश्चिमी सभ्यता पर निराला अपनी कविता में सख्त टिप्पणी करते हैं। वे लिखते हैं, चेहरा पीला पड़ा, रीढ़ झुकी, हाथ जोड़े, आंख का अंधेरा बढ़ा। आज पियानो के गीत सुनते हैं, पौ फटी, किरणों का जाल फैला, दिशाओं के होठ रंगे, दिन में वेश्याएं जैसे रात में, दगा की इस सभ्यता ने दगा की। निराला साम्राज्यवाद के ही नहीं, सामंतवाद के भी प्रबल विरोधी थे। भारतीय किसान अंग्रेजों की लगान संबंधी तरह तरह की नीतियों से पस्त हो गया था। निराला का यह दृढ़ विश्वास था कि बिना किसानों को शिक्षित और संगठित किए भारत स्वाधीन नहीं हो सकता। इसके लिए किसानों के साथ रहना होगा, उन्हीं साथ जीवन बिताते हुए रहना होगा। वे मानते थे कि जमींदारों के विरुद्ध किसानों की लड़ाई केवल उनके वर्ग स्वार्थ की लड़ाई नहीं है, बल्कि आज़ादी की लड़ाई का अभिन्न हिस्सा है। क्योंकि अंग्रेज जमींदारों के माध्यम से ही भारत की बहुसंख्यक किसान जनता पर कहर बरपा रहे थे। अतः निराला ने किसानों के संगठन में व्यक्तिगत रुचि तो ली ही, अपने साहित्य में भी सामंतवाद पर बेहद कड़ा प्रहार किया। बादल राग श्रृंखला की छठी और अंतिम कविता में वे बादल को युद्धपोत के रूप में देखते हैं जो हवा के सागर पर तैर रहा है। वह रणतरी शोषित पीड़ित किसानों की आकांक्षाओं से भरी हुई है। दूसरी ओर किसान क्रांतिकारी बादलों को बुला रहे हैं। इन किसानों की बाहें बलहीन हो चुकी हैं। सामंतों ने उनका सारा रक्त चूस लिया है। वे अधीर होकर अपने भीतर आशाओं और आकांक्षाओं का संचार करने वाले बादलों को पुकारते हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ऐ विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ऐ जीवन के पारावार। बाद की कविताओं डिप्टी साहब आए, झिंगू डट कर बोला, महंगू महंगा रहा जैसी अनेक रचनाओं में निराला ने जागृत किसानों का चित्र खींचा है। निराला संकेतों में तो बात करते ही हैं, अविधात्मक ढंग से भी बातें करते हैं। वे अमीरों की हवेली को किसानों की पाठशाला बनाने का आह्वान करते हैं, किसानों का बैंक खुलवाने के लिए कहते हैं और सारी संपत्ति देश की हो ऐसी भी इच्छा व्यक्त करते हैं। आधुनिक काल में बहुजन के उत्थान की बात स्वामी विवेकानंद ने की थी। निराला ने तुलसीदास जैसी कविता में चाटुकार द्विज और क्षत्रिय रक्षा से रहित तो दिखाया ही है, शूद्रों की दशा का हृदय विदारक चित्र भी खींचा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जाति पाति का आधुनिक भेदभाव भारत की प्रगति में बाधक है। यह संकीर्ण बनाता है, बाधा डालता है, विलग करता है। निराला ने महाराज शिवाजी का पत्र कविता में सामाजिक समानता की वकालत की। व्यक्तिगत भेद ने छीन ली हमारी शक्ति, कर्षण विकर्षण भाव जारी रहेगा यदि, इसी तरह आपस में नीचों के साथ यदि उच्च जातियों की घृणा, द्वंद्व, कलह, वैमनस्य क्षुद्र कर्मियों की तरह टक्करें लेते रहे तो निश्चय है वेग उन तरंगों का और घट जाएगा। क्षुद्र से वे क्षुद्रतर होकर मिट जाएंगी, चंचलता शांत होगी, स्वप्न सा विलीन हो जाएगा अस्तित्व सब, दूसरी ही कोई तरंग फिर फैलेगी। इन उपेक्षित दलितों को निराला निम्न नहीं समझते। उनका त्रास निराला को स्पर्श करता है। उनके हृदय की समस्त करुणा इन दीन जनों की ओर प्रवाहित हो जाती है। निराला उनके साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं। उन्हें निम्नतर कहने समझने वालों के प्रति क्या तुम निर्मल वही अपावन, ये कहकर वे आक्रोश भी व्यक्त करते हैं। निराला ने अपने साहित्य में नारी जागरण को भी स्वर दिया।
नारी सम्मान के अधिकारों का संघर्ष स्वाधीनता संघर्ष का अभिन्न अंग था। भारतीय पुरुष जहां घर के बाहर अंग्रेजों का गुलाम था, वहीं स्त्रियां घर के भीतर उनकी दासी थीं। इस दोहरी गुलामी को खत्म करने के लिए निराला संकल्पबद्ध थे। वे जानते थे कि ऐसा किए बगैर देश कभी भी स्वाधीन नहीं होगा। निराला ने प्रबंध प्रतिमा में लिखा, हम लोग स्वयं जिस तरह गुलाम हैं, उसी तरह अपनी स्त्रियों को भी गुलाम बना रखा है, बल्कि उन्हें दासों की दासियां कर रखा है। इस महादैन्य से शीघ्र मुक्ति देनी चाहिए। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान नारी बिल्कुल नए रूप में सामने आई। वह दबी कुचली पीड़ित घर में कैद नारी नहीं थी, बल्कि घर के चौखट से बाहर कदम निकालकर अपनी सामाजिक और राजनीतिक भूमिका अदा करने वाली नारी थी। बड़ी तादाद में राजनीतिक जन आंदोलन में भाग लेती हुई, शराब की दुकानों पर धरना देती हुई, प्रदर्शनों में मार्च करती हुई, जेल जाती हुई, लाठी और गोलियों का सामना करती हुई स्त्रियों का दृश्य भारतीय इतिहास में अभूतपूर्व था। एक ही बार में भारतीय स्त्रियां अपनी सदियों पुरानी सीमाओं का अतिक्रमण कर आगे बढ़ गईं। पहले वे आज्ञाकारी घरेलू नौकरों जैसी थीं, लेकिन अब वे नागरिकों के रूप में उठ खड़ी हुई और उन्होंने राजनीतिक कार्यक्रम पर अपना मत देना और बड़े राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेना शुरू किया। सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय और विजय लक्ष्मी पंडित जैसी कुछ स्त्रियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रही थीं। निराला ने उस स्त्री जागरण को अपने साहित्य में स्थान दिया। उनके साहित्य में स्त्रियां अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व और अस्तित्व की रक्षा के लिए सन्नद्ध दिखीं। मुक्त शीर्षक अपनी कविता में निराला स्त्री जाति का आह्वान करते हैं। तोड़ो 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 कारा, पत्थर की निकालो फिर गंगा जलधारा, गृह गृह की पार्वती, पुनः सत्य सुंदर शिव को संवारती, उर उर की बनो आरती, भ्रांतों के निश्चल ध्रुव तारा, तोड़ो 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 कारा। राम की शक्ति पूजा में सीता की स्मृति राम के हृदय में विश्व विजय की भावना भर देती है, तो तुलसीदास में अनल प्रतिमा से दिखने वाली रत्नावली की भर्त्सना तुलसीदास को तुलसीदास बना देती है। ये संयोग मात्र नहीं है कि निराला के पहले उपन्यासों के नाम हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती और निरुपमा। काल्पनिक होने पर भी इन सबके केंद्र में स्त्रियां ही हैं, और वे सब स्वाधीन व्यक्तित्व की स्वामिनी होने के संघर्ष के बीच दिखाई पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त उनकी कहानियों में पद्मा और लिली की पद्मा, ज्योतिर्मयी की ज्योति, कमला की कमला और वेदवती, सफलता की आशा, सुकुल की बीवी की पुखराज आदि स्त्रियां ऐसी ही पात्र हैं जो समय और समाज की समस्याओं से टकराती हैं और जिनका अपना अस्तित्व भी है और व्यक्तित्व भी। इस तरह हम कह सकते हैं कि निराला जागरण के कवि हैं। भारत, भारतीय समाज और संस्कृति के समक्ष उपस्थित संकटों को उन्होंने गहराई से समझा है और अपने स्तर पर उसका सामना भी किया है। एक ओर उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर चोट की, तो दूसरी ओर भारतीय सामंतवाद को भी नहीं छोड़ा। भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों पर उन्होंने तीखे प्रहार किए। दीन, दुखी, दलित, किसान और स्त्री के प्रति उनके हृदय में बहुत अधिक करुणा थी। उन्होंने न केवल उनकी समस्याओं को समझा, बल्कि उनका साथ देते हुए दुर्बलता की जंजीरों को तोड़ फेंकने के लिए उनका आह्वान भी किया। निराला का जीवन और उनका काव्य संसार इसके साक्ष्य हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम देखते हैं कि निराला के काव्य में जागरण के विविध पक्ष समाहित हैं। उनमें भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति गहरा गौरवबोध है। रूढ़ियों से मुक्त होने की प्रबल आकांक्षा निराला के काव्य की मूल विशेषता है। निराला ने दलित और स्त्री जागरण का भी प्रभावी संदेश दिया है और निराला के काव्य में साम्राज्यवाद और सामंतवाद विरोधी स्वर
सुनाई पड़ता है।